हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 29 ऑफ अप्रैल और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका बैकग्राउंड प्लस जितने भी एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के एडिटोरियल में, आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को एज अ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पे हमें भेज भी सकते हैं। हम आपका जो आंसर है वो चेक करके आपको वापस भेजेंगे, बट ऑन दी टेलीग्राम ओनली। और इस चीज़ का जो मॉडल आंसर अगर आपको चाहिए सिर्फ, तो इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। और आपको उस चीज़ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिविल्स विद आकाश जाके आपने सर्च करना है टेलीग्राम पे और आपको चैनल मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज़ लिमिटेशंस इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है जी। डू यू थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प ब्रिज द गैप? व्हाट अदर वाइबल ऑल्टरनेटिव्स विल यू सजेस्ट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का है। ये आपने लिख के देखना है। अगर आपसे लिखा जा रहा है वेरी गुड, और अगर आप भेजना भी चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ पे आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगी हमारी, तो उस पर आप भेज सकते हो। आपको डेफिनेटली चेक करके दोबारा से भेजा जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं। 5G सर्विस रोल आउट लाइकली इन दी अगस्त सितंबर, ये एक सबसे पहली न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि कॉन्फिडेंट है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अगर हम 5G सर्विसेज की बात करें, उसको रोल आउट करने की तो बात की जा रही थी, लेकिन जो एक मेजर इशू हमें देखने को मिल रहा था वो था रिगार्डिंग दी हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग। जो स्पेक्ट्रम का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़े से इश्यूज जो हैं वो देखने को हमें यहाँ पे मिल रहे थे। तो एक डिमांड जो थी इंडस्ट्री की, मेन डिमांड यहाँ पे जो बोली जा रही है वो क्या है? इंडस्ट्री की मेन डिमांड है कि भी जो प्राइस है उसको रिड्यूस किया जाए, स्पेक्ट्रम के प्राइस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राई है, TRAI मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी ट्राई कर रही है इस चीज़ से कि भी किस तरह से इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए ताकि बड़े अच्छे वे से जो कंट्री है उसमें 5G जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और क्या पता होना चाहिए? ट्राई के बारे में पता होना चाहिए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई ही क्यों थी, उस चीज़ का रीज़न क्या था। तो सबसे पहली चीज़, ये जो ट्राई है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। और मैं आपको बता दूँ, इस टाइम पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एंटर होना स्टार्ट हो गई थी। जिस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या बनाया? ट्राई बनाई। तो एक एक्ट के साथ बनाई थी, तो ऑब्वियसली इसका जो स्टेटस होएगा वो क्या होएगा? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नंबर 1, एक तो क्रिएट करना था और नर्चर करना था कंडीशंस को ताकि ग्रोथ हो पाए टेलीकम्युनिकेशन की। मैं आपको उस टाइम पे बता दूं कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेलीकॉम की जो सर्विसेज है वो ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो उसको आगे लेके जाने के लिए, कंडीशंस बनाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए क्या था? ट्राई ने यहाँ पे एक उसका मिशन था, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हमें और क्या पता चलता है? जो ट्राई है वो रेगुलेट करती है टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि फिक्सेशन हो गया, रिवीजन ऑफ टैरिफ्स हो गया, वो सारा काम किस चीज़ का है? ट्राई का है। और वो पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ से उठा के वो किसको दे दिया? ट्राई को दे दिया कि ट्राई जो है अब ये काम अच्छे वे से कर पाएगी। फिर उसके बाद में ये, और इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करती है फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन्वायरमेंट। ठीक है, फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो इन्वायरमेंट है वो जो इसका एम है वो प्रोवाइड करेगी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा न्यू दिल्ली में। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, जिसका एज जनरल हमें प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ट्राई कंसिस्ट है, एक तो चेयरपर्सन रहेगा, 2 होल टाइम मेंबर्स रहेंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। याद रखना है, 1 चेयरपर्सन, 2 होल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है जी। और ये इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। इनका टाइम पीरियड या फिर टर्म क्या रहती है? 3 साल की, और जो एज है वो 65 ईयर्स। ठीक है, और जो चेयरपर्सन है वो क्या करता है? पावर्स ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद में वाइस चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ट्राई। फिर इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट और जो चीज़ आती है वो आती है रिमूवल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पावर्ड है, वो रिमूव कर सकती है कोई भी मेंबर को ट्राई के, अगर वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, नंबर 1, अगर किसी भी मतलब कन्विक्शन हो चुकी है और वो जो उसका मोरालिटी के बेसिस पे अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है जी, मतलब मोरालिटी जो उसका मॉरल्स है वो गिर चुके हैं, वो वाली चीज़। नंबर 3, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है और अब्यूज़ किया है या फिर हिज और हर
पोजीशन का, तो इसमें क्या आता है, ये वाली चीज़ को आपने देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ द मेंबर्स। तो ये चीज़ है कुछ जिसके बारे में हमने चर्चा करनी थी और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था ट्राई के बारे में, ठीक है जी। तो ये एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू नाउ, कि ये टॉपिक रिलेटेड रहेगा आपका GS2 के साथ में, ठीक है, जो कि ट्राई को ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम 5G सर्विस की बात करें तो ये टॉपिक आपका GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में यहाँ पे आ जाता है, तो आपने इस चीज़ को प्रॉपर वे से देखना है अपने सिलेबस में, ठीक है जी, डन। तो नंबर 1 ये न्यूज़ थी। नंबर 2 न्यूज़, कीन ऑन लिफ्टिंग। देखिए मोदी जी की विजिट थी कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे बात किया कि AFSPA के बारे में, ठीक है। AFSPA क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। तो उन्होंने बोला कि हमारी पूरी कोशिश है कि उसको किस तरह से यहाँ से लिफ्ट किया जाए और धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और आपने यहाँ पे याद रखना है बिहू, बिहू कहाँ के डांसर या फिर बिहू कहाँ का डांस है, असम का डांस है, इतना आपने यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो दूसरी चीज़ और हमें क्या पता होनी चाहिए, AFSPA के बारे में पता होना चाहिए। AFSPA बहुत टाइम से न्यूज़ में था, आपको रिसेंटली पता होगा नागाज वाला इशू जो चल रहा था, उसके रिगार्डिंग जो AFSPA था वो पहले न्यूज़ में था। तो इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। तो AFSPA के बारे में देखते हैं ये है क्या। नंबर 1, AFSPA का मीनिंग मतलब क्या है। AFSPA में अगर हम बोलें तो एक आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे दी जाती है कि आपने पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है डिस्टर्ब्ड एरियाज में। अभी ये डिस्टर्ब्ड एरिया होते क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए ये ऊपर वाली चीज़ को बाद में कि पावर कौन कौन से मिलती है, लेकिन पहले डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होएगा। देखिए एक जो AFSPA है उसका एक सेक्शन 3 है, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी नोटिफिकेशन के साथ में हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया। तो अगर हमने किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना हो, ठीक है, किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना हो, तो वहाँ पे अगर मतलब कुछ एरिया है वहाँ पे क्लैशेस हो रही हैं, डिस्प्यूट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, तो कास्ट हो गया, कम्युनिटीज़, इस बेसिस पे अगर वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है और सेक्शन 3 ऑफ AFSPA में लिखा हुआ है कि आप उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। वो सारी की सारी यूटी, सारी की सारी स्टेट या फिर किसी भी छोटे पार्ट को, एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अभी हमने डिक्लेयर कर दिया जी किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया। तो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने के बाद में जो पावर है वो आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में आ जाएगी, तो जिसमें उनको मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पे जो पावर्स गिवन टू अमेंड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस सॉरी, तो कौन कौन सी पावर है, तो पहली चीज़ तो ये पावर आती है कि दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन इन एन एरिया। और वो फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फायर, एक वार्निंग देके, अगर उनको लगता है कि ये जो पर्सन यहाँ पे चला जा रहा है या फिर आ रहा है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ के साथ में है। नंबर 2, अगर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है तो आर्मी उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है, किसी भी बंदे को विदाउट एनी वारंट, और किसी भी जगह पे एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। और बैन दी पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स, अगर किसी के पास में फायर आर्म्स हैं तो उसको पोजेशन को बैन किया जा सकता है। फिर उसके बाद में नंबर 3, एनी पर्सन अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी मे बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो उनको पकड़ के कहाँ पे भेजना है, पुलिस स्टेशन में भेजना है, विद रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द अरेस्ट। ठीक है, कि उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमने इनको अरेस्ट क्यों किया है। तो दिस इज अबाउट द AFSPA कि जिसमें हम एक अनलिमिटेड सी पावर्स दे देते हैं किसको, आर्मी को। ठीक है जी, आर्म्ड फोर्सेस को। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, वेस्ट बंगाल ऑफर सीट्स टू स्टूडेंट्स बैक फ्रॉम द यूक्रेन। देखिए आपको भी पता है कि कुछ स्टूडेंट्स यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, उसको देखते हुए जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए, और उन स्टूडेंट्स में हमने देखा कि उनकी जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी उनकी एजुकेशन चल रही थी तो वो बीच में रह गई। तो उनको सीट्स देने की बात की जा रही है यहाँ पे, जो वो बात कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ये न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, इस वजह से इसको कैरी ऑन किया हमने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये आपको पता होगा कि UAPA हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, जिसके बारे में हमने बात आज करनी है। तो UAPA है क्या, यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसको हम बोलते हैं UAPA। इसके बारे में देखते हैं। अगर हम UAPA के बारे में बात करें तो ये पास हुआ 1967 में, और इसका एम था
एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन द इंडिया। मतलब कि जो हमने प्रिवेंट करना है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशंस हैं, उनको हमने प्रिवेंट करना है। और ये जो एक्ट है, मतलब जो भी एसोसिएशंस ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनको डिक्लेयर करने का भी ये जो एसोसिएशन है ये ठीक नहीं है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। फिर उसके बाद में अगर इस एक्ट के अंदर किसी को पकड़ा जा सकता है तो इट हैज़ डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज दी हाईएस्ट पनिशमेंट हो सकती है। अगर हम यूएपीए की बात करें तो ये बोथ इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को चार्ज करता है और ये एप्लीकेबल है टू दी ऑफेंडर्स इन दी सेम मैनर। जिस तरह से जो क्राइम अगर चाहे आपने फॉरेन लैंड पे किया हो चाहे आउटसाइड इंडिया, तो वो सेम मैनर में उन लोगों को भी पकड़ के लेके जाएगा। यूएपीए के अंडर अगर हम बात करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको चार्जशीट फाइल करनी होती है मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर आफ्टर द अरेस्ट, जब हमने अरेस्ट कर लिया किसी भी बंदे को। और वो जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है अगर बाय इंटीमेटिंग दी कोर्ट, ठीक है, आफ्टर इंटीमेटिंग दी कोर्ट। और हमने रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया। पहली चीज़ तो मैं आपको बड़ी अमेंडमेंट बता दूं कि पहले सिर्फ एसोसिएशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते थे, बट नाउ वी कैन डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज एन टेररिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो नंबर 1 जो चेंज आया। नंबर 2 चेंज है, जो एक्ट है अब इम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या होता है हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने देखा है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और कमेंट सेक्शन में बताया करो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा, है ना। तो ग्रांट अप्रूवल ऑफ द सीजर और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। ये जो एक्ट है वो इम्पावर करता है अब ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए को, ठीक है जी। और उसके बाद में रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबब टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी और अबब रैंक इन ऑफिसर इन द स्टेट। तो ये कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स थी जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि इंडिविजुअल को हो गया, फिर एनआईए को पावर दे दिया, और यहाँ पे जो एक्ट है अब ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए को भी इम्पावर करता है कि जो केसेस हैं जो पहले डीएसपी एसीपी और अबब रैंक के लोग देखते थे, तो एनआईए के अब वो इंस्पेक्टर या फिर उसके अबब के लोग जो हैं वो जो देख पाएंगे, ठीक है। तो यूएपीए आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है वो है एडिटोरियल। एडिटोरियल में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, रिविजिटिंग द डेथ पेनल्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया कि ऑन अप्रैल 22 कि एक बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उन्होंने जो कि लीड किया जस्टिस यू ललित ने, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि जो रूटीन या फिर अब्रप्ट वे हम लेते हैं जहाँ पे जिन ट्रायल्स में हम ओपनली इम्पोज कर रहे हैं डेथ पेनल्टी एज ऑन द कन्विक्ट्स, ठीक है। तो उसको देखने की बात की गई। यहाँ पे उन्होंने बात किया कि जो मेन चैलेंज है, चैलेंज बिफोर द कोर्ट इन द इंस्टेंट केस ऑफ द इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करना है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस के श्योर करना है कि जो अप्रोच है वो कन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हमने उनको क्या दे देनी है, कैपिटल पनिशमेंट ही दे देनी है। फिर नंबर 2 यहाँ पे इन्होंने बात की यहाँ पे कि जो हमारी पॉलिसी है तो वो किस तरह से गलत यहाँ पे फैक्टर की तरफ चल रही है कि हमारी जो पॉलिसी है कोर्ट की, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अब वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच है ना, वाइल कंसिडरिंग दी मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने बोला कि हर एक बंदे को एक डिफरेंट लेवल पे चेक करो, उनको डिफरेंट लेवल पर लेकर जाओ और डिफरेंट लेवल की बात करो। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है रिसेंट वर्डिक्ट एज पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने और क्या देखने को मिलता है कि ये जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है that can radically alter India's death penalty jurisprudence by a comprehensive examination of the multidisciplinary wisdom relating to the crime and criminal, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक केस का नाम दिया गया कि रीसेंट वर्डिक्ट, जैसे कि लोचन श्रीवास स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद में भागचंद्रा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे पॉसिबल रीजंस टू अवॉइड द डेथ पेनल्टी इज रिफ्लेक्टेड, है ना। और ये जो रीजंस थे कुछ, मतलब हमें जो देखे सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, मतलब कि एक एनालिसिस किया गया कि जो पॉसिबल रीजंस थे टू अवॉइड द डेथ पेनल्टी, जैसे कि रिसेंट केसेस में हमने देखा, तो वो रीजंस क्या थे। एक तो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मेंटल हेल्थ हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे और क्या हो गया, हेरिडिटी हो गया,
पेरेंटिंग हो गया, सोशलाइजेशन, इस तरह के हमने फैक्टर देखे। और अगर हम बात करते हैं कि सेक्शन 354 क्लोज 3 की, जो कि सीआरपीसी में लिखा हुआ है, कि उन्होंने बोला कि जो जब हम इम्पोज करते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो जज को स्पेसिफाई करना है कि स्पेशल रीजंस कि वो इस तरह से जो कैपिटल पनिशमेंट है वो यहाँ पे दे क्यों रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो सेक्शन 354 क्लोज 3 में प्रॉपर वे से ये लिखा हुआ है सीआरपीसी के कि भाई जब भी हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमने स्पेसिफाई करना है रीजंस को। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें क्या है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो सजेस्ट करता है ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन दी मैटर, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सजेस्ट किया था कि एक ह्यूमेन और रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए इसके मैटर में। मतलब ये एक केस है बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के लिए कुछ लिबरल अप्रोच को हम बोल सकते हैं वो ली गई थी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि गैलोस कुड बी रिस्टोर्ड टू ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, है ना, दैट टू व्हेन द ऑल्टरनेट ऑप्शंस इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड। उन्होंने बोला ये वाली चीज़ें तब होनी चाहिए यहाँ पे बचन सिंह केस में जब दूसरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं कि यार और तो मैं कुछ पनिशमेंट दे ही नहीं सकता, सिर्फ यही मुझे पनिशमेंट यहाँ पे कैरी ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बर्दी बचन सिंह जो प्रिंसिपल था फॉलोड मोर इन इट्स ब्रीच देन इट्स कंप्लायंस, ठीक है। तो उसको ब्रीच ही किया जा रहा है, ना कि कंप्लायंस की जा रही है। इवन इन द केसेस ऑफ, अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट में, पहला हमने केस देखा अगर 1995 में रावजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज़ द नेचर ऑफ द क्राइम एंड नॉट द क्रिमिनल विच इज़ जर्मेन फॉर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। तो ये हम बोले अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट दे हैव ले डाउन इन दी बचन सिंह केस, या फिर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी कोर्ट ने क्या किया, इनएडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट कुड जस्टिफाई दी डेथ पेनल्टी, कि भी अगर कुछ नहीं है तो फिर ये वाली चीज़ को हो जाए। तो जो ह्यूमनिस्टिक लिबरलिस्टिक अप्रोच थी वो यहाँ पे बचन सिंह वाली हमें देखने को नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, जजमेंट आती है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, जिसमें बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स्ड द वैलिडिटी ऑफ सेडिशन लॉ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इंडोर्स किया था कि भी सेडिशन लॉ की वैलिडिटी को, तो जिसमें कि उन्होंने बोला कि विद द राइटर दैट इट कुड बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इंसाइटमेंट टू दी वायलेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेयर केसेस में करो, या फिर इंसाइटमेंट टू दी वायलेंस। तो ये लेकिन वहाँ यहाँ पे किया क्या है, इंडोर्स कर दिया। अब जो स्टेट है उसने बोला कि भाई हमें तो एक फ्रीडम मिल गई, तो स्टेट अब क्या कर रही है, इसी एक्ट के अंदर, मतलब सेक्शन 124A के अंदर जो कि सेडिशन लॉ है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को बुक किया जा रहा है, ठीक है। मैनी वर बुक्ड फॉर द चार्ज ऑफ सेडिशन, ठीक है जी। तो उनका मतलब जो हम बोल सकते हैं कि उनका चार्जेस क्या थे, मेयर वर्ड्स, इनोसेंट ट्वीट्स, हार्मलेस जोक्स, इस तरह से भी लोगों को पकड़ा जा रहा है सेडिशन के अंदर। तो जो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये जो चीज़ है यहाँ पे देखना चाहिए कि किस केस में होना चाहिए, किस केस में नहीं। अब जो टॉप कोर्ट है वो भी सीरियसली कंसिडर कर रही है कि हमें रिविजिट करना चाहिए केदारनाथ केस को, जहाँ पे हमने बोल दिया था कि ये जो चीज़ है सेडिशन लॉ है वो सही वाली चीज़ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं द पुअर्स आर मोस्ट इफेक्टेड। यहाँ पे देखने को ये बात मिल रही है कि जब भी हम देखते हैं कि पुअर जो लोग हैं उनको ज़्यादा ये कैपिटल पनिशमेंट हो गया या फिर जो भी पनिशमेंट है वो ज़्यादा मिल रही है एज कंपेरिजन टू द रिच। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा केस लिखा हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो GS2 में, एंड दिस आर्टिकल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू GS2, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक जो चीज़ आप नोट डाउन करोगे कि यहाँ पे विलियम वर्सेस टेलर में जो कि US सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फेलियर अगर हो रहा है डिफेंस लॉयर का और वो ये नहीं बता पा रहा कि क्यों ना दी जाए यहाँ पे इस बंदे को डेथ पेनल्टी, तो वो बंदा यहाँ पे लीगल असिस्टेंस हमारी क्या है, इनफेक्टिव है। तो हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर डिफेंस रिजल्ट इनटू द कन्विक्शन ऑफ द पुअर पीपल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पुअर जो लोग हैं ये चीज़ को दिखाई देते आ रहे हैं। तो लास्ट में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बात की है कि 108 नेशंस ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी है, और 144 कंट्रीज अभी जो है हैव डन सो इन द लॉ और प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एमनेस्टी रिपोर्ट ऑफ द 2021। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जहां पे इन वेयर जजमेंटल एरर इज क्वाइट फ्रिक्वेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एडजुडिकेशन इज नॉट इंश्योर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जुडिशियल अबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी।
So for this, the present matter will have to be referred to a large bench with a view to rectify the foundational omission in the Bachchan Singh of not explicitly declaring capital punishment as the unconstitutional. तो बच्चन सिंह केस में उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कैपिटल पनिशमेंट, लेकिन अभी उनको दोबारा से ये देखना पड़ेगा और जो जुडिशियल एबोलिशन करनी पड़ेगी डेथ पेनल्टी की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अबाउट द म्यांमार। आई होप आपको म्यांमार का केस पता होगा कि वहाँ पे जो सू की थे, है ना, सू की, जो कि वहाँ पे स्टेट काउंसलर थे, प्रो डेमोक्रेसी लीडर थे। उनको पहले तो कूप होती है वहाँ पे, मिलिट्री कूप एक तरह की होती है, सिविल कूप लगा लो चाहे मिलिट्री कूप लगा लो। तो उसके बाद में उनको जेल के अंदर ही रखा हुआ है, मतलब हाउस अरेस्ट के अंदर रखा हुआ है। और इसके बारे में हमें थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे कंडीशन चल रही है। पहली चीज़ तो सू की, म्यांमार डिपोज स्टेट काउंसलर, जिसको करप्शन केस में पकड़ के रखा हुआ है, और शो नथिंग बट दी डेस्पिरेशन ऑफ द जुनता टू साइलेंस हर। जुनता का मतलब मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री जुनता। यहाँ पे आपने मिलिट्री जुनता ये याद रखना है। सू की जो है उनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है सिंस फेब 2021। ये नहीं है कि बहुत कम टाइम हुआ है, फेब 2021 से उनको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। आपको पता है उस टाइम पे डेल्टा वेरिएंट ये वो आना स्टार्ट हो गया था या फिर आ रहा था, तो उसी टाइम पे पकड़ के लेकर गए। यहाँ पे अगर हम बात करें जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे यंगून, उन्होंने ये बोला था कि मैंने उनको यहाँ पे $6 लाख दिए थे और गोल्ड दिया था थोड़ा बहुत कि एंड गोल्ड इन रिटर्न फॉर द फेवर्स। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बोला सीधा कि जो ओपोजिशन पार्टी के बंदे थे कि भाई हमने इनको पैसे दिए थे, इस वजह से इनको पकड़ के लेके जाओ, क्योंकि ये किसके अंडर आ रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये अंडर आता है कि भाई करप्शन केस के। यहाँ पे जो करप्शन केस है उस चीज़ के लिए 5 साल की जेल की गई है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लगता है कि उनको अभी छोड़ने के चांसेस नहीं है। 76 ईयर ओल्ड ये जो लीडर हैं वो प्रिजन में डाल दिए गए कि यहाँ पे वो निकल ना पाए। और जो फोर्सेस हैं उन्होंने एटलीस्ट इस टाइम तक 98 सिविलियंस को मार भी दिया है, ठीक है। और जो म्यांमार की मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्टबन एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है जी, जो कि डेमोक्रेसी को नहीं चाहते। लेकिन ये जो सू की थे वो डेमोक्रेसी के लीडर थे, मतलब पहले से भी यहाँ पे मिलिट्री रूल चलता आ रहा था, लेकिन सू की ने बहुत ही ज़्यादा अपने एफर्ट से यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करवाई थी। तो मिलिट्री यहाँ पे फेस कर रही है विद द इंटरनेशनल आइसोलेशन, ये वो चीज़ें यहाँ पे हम अगर बात करें तो स्टिल 2015 एंड 20 इलेक्शन सॉ ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर हर पार्टी। और यहाँ पे हमने देखा कि और जब इन्होंने आके रोका मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन दी रोहिंग्या मुस्लिम्स ये वो, तो यहाँ पे मिलिट्री को पता लग गया कि भाई सू की को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको और इलेक्शन हम नहीं जीतने दे सकते। सो नेशन वाइड स्ट्राइक हैज़ क्रिपल्ड द कंट्रीज इकोनॉमी ऑब्वियसली। सो फार द मिलिट्री हैज़ मैनेज टू क्लिंग ऑन द पावर थ्रू शीर रिप्रेशन, बट इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। आर फ्रीबीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया, ये एक यहाँ पे एडिटोरियल आया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने बोला, इज देयर अ ट्रेंड ऑफ डिटीरियरेशन इन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द स्टेट, आर फ्रीबीज द रीज़न फॉर इट। जो फाइनेंशियल सिचुएशन है स्टेट्स की तो वो ख़राब होती दिखाई दे रही है, तो उसका रीज़न क्या ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या इसका रीज़न अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन में कि फ्रीबीज है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, कहते जी अगर हम एक अच्छे वे से एक्सट्रीमली जस्टिफिएबल है एंड सम ऑफ दम आर नॉट, ठीक है, कि कई तो लोगों को अगर आप ये चीज़ें दे रहे हो वो जस्टिफिएबल है और कई चीज़ें जस्टिफिएबल नहीं है। अगर हम वो बोलें कि दो चीज़ें हैं, फिजिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिटेरियोरेशन इज़ कंसर्न्ड, तो अगर हम बात करें तो अगर ये चीज़ें सस्टेनेबल है और अफोर्डेबल तरीके से आप दे रहे हो, तो वो अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं और चीज़ें स्टेबल हैं तो ये चीज़ सही है, क्योंकि कई ये एक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उनका एक एग्जीक्यूटिव भी है, उनके एक रोल भी है कि हमने जो लोग हैं जिनके पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जिनके पास रिसोर्सेज कम है उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर हम ब्रॉडली यहाँ पे बोलें तो इन्होंने बोला कि फिजिकल स्टेबिलिटी एक सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब एबल है टू डिप्लॉय इट्स फिजिकल पॉलिसी टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जो इस चीज़ का मैंडेट है इज अंडर द सीलिंग ऑफ द फिजिकल, अगर ये मैंडेट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फिजिकल डेफिसिट के अंडर है फिर तो ये सही है। अगर ये उसको ख़राब कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये ख़राब होता हमें नज़र आएगा।
तो फिजिकल डेफिसिट का जो अरेंजमेंट फिक्स किया गया 3% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। और ये पहले काफ़ी ज़्यादा होता था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 31% ऑफ जीडीपी था, तो इसको कम तो किया ही है स्टेट्स ने। तो वो कहते कि अगर ये इस वे से अगर स्टेट्स कुछ प्रोवाइड कर रही हैं तो फ्रीबीज देना ही, फ्रीबीज बोलना ही गलत है। कहते कि अगर लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे तो वो सही है, क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ की, कई लोगों को क्या, हमारी कंट्री में बहुत लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे जो लोग हैं, दूसरा जो इंसान है वो है हिमांशु। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो पहले आंसर दिया वो थे रेणु कोहली, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हिमांशु जी ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला कि फ्रीबीज की डेफिनेशन को ही थोड़ा सा देखना चाहिए पहले तो गिव यू एन इम्प्रेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ डॉल और अ गिफ्ट गिवन टू द पॉपुलेशन। बट अगर फ्रीबीज की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट जो प्रेशर है या फिर जो इलेक्शंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पैदा करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ही ये चीज़ें वो बोली जाती है कि मैं इतने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा जी, मैं फ्री एजुकेशन दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट 30 ईयर्स में वो कहते हैं हमने ये देखा है कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, जिस चीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती हमें दिखाई दे रही है। तो अगर इनइक्वालिटी वाले लोग जो कि इस चीज़ को झेल रहे हैं और यहाँ पे वो कुछ फ्री दे रहे हैं तो नहीं, इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कहते हैं जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तो स्टेट्स के पास बहुत कम पावर है जिससे वो रेवेन्यू अपना जनरेट कर पाएँ। एक तो इसमें लिख कर आता है और दूसरा पेट्रोल और डीजल है। इन दो चीज़ों को छोड़ के जो रेवेन्यू जो जनरेशन है वो स्टेट का कम हो चुका है एज़ कंपैरिजन टू अर्लियर टाइम्स। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सेंटर को इंगेज होना चाहिए इन गिविंग आउट फ्रीबीज नॉट जस्ट टू दी पुअर। मतलब अगर वो कहते कि एंड माइंड यू कि मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि जो सेंटर है वो भी फ्रीबीज को चीज़ें देती है, वो भी फ्रीबीज देती है ना, वो फ्री में चीज़ें देती है, नॉट ओनली टू दी पुअर बट टू दी कॉरपोरेशंस ऑल्सो, लार्ज नंबर ऑफ कॉरपोरेशंस ऑल्सो। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। उसके बाद में जो एनके सिंह है वो क्लेम करते हैं कि जो पॉवर्टी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, एक्सेलरेटेड वे में रिड्यूस हुई है मोदी गवर्नमेंट के अंडर। तो ये चीज़ कितनी सही है कितनी की नहीं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए। तो पहली चीज़ उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास ऑफिशियल एस्टिमेट तो अभी तक कोई भी नहीं है, तो ऑफिशियल रिपोर्ट कोई भी नहीं आई अभी तक। हमने लास्ट टाइम मैंने न्यूज़पेपर में भी बताया था जो कंजम्पशन वाला हमारा सर्वे आता है वो भी हमने अभी नहीं लागू किया, नहीं हम लेकर आए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अगर एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स होगी या फिर कोई भी पीडीएस हो गया, अगर उसको आप अच्छे वे से स्ट्रेंथन कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होनी है। फिर उसके बाद में वो कहते हैं अकेली ये भी चीज़ नहीं है, ग्रोथ भी है। अगर ग्रोथ पहले से बढ़ी है तो ऑब्वियसली ग्रोथ के साथ में जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होती हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चीज़ आप याद रख सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो आगे न्यूज़ है जो कि हमने कल डिस्कस की थी अबाउट कि रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया को जो गैस है वो देनी बंद कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया था लास्ट कल हमने बताया था आपको मैप के बारे में, पोलैंड के मैप के बारे में। तो पोलैंड के मैप के साथ में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंट्री है जो कि पोलैंड की जो बाउंड्री है उसको टच करती है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ याद रहे। और नंबर 2 आज हम चीज़ देखेंगे बुल्गारिया टच किस चीज़ को करता है। यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी को जो बुल्गारिया है उसका जो जगह है वो टच करती है, जो उसका बॉर्डर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज़ तो यहाँ पे होगी टर्की, नंबर 2 हो गया ग्रीस, नंबर 3 हो गया मैसेडोनिया, नंबर 4 सर्बिया, नंबर 5 है रोमानिया एंड नंबर 6 कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 5 नहीं, हाँ नंबर 5, ओके। सो 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो कि बुल्गारिया के बॉर्डर को टच करती हैं और ब्लैक सी टच दी बुल्गारिया। तो आपने ये चीज़ को याद रखना है प्रॉपर बेस से। और पोलैंड की जो लोकेशन है कि उसके साथ में कौन कौन सी कंट्री टच करती है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर बताओगे तो आपका फ़ायदा उसमें याद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म तक, और बाकी बच्चे भी कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली खोलता है बंदा तो उसमें से पढ़ पाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि हम आज की डेट में हमने पढ़नी है वो है कि इंडिया बांग्लादेश डिस्कस हाई लेवल विजिट। यहाँ पे विजिट हुई है किसकी, एस जयशंकर विद दी शेख हसीना जी यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अबाउट दी कि भाई किस तरह से एनर्जी क्राइसिस को हमने सॉल्व करना है या फिर हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वो चीज़ की अभी बात है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में तो रशिया यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट से अगर कोई कंक्लूजन निकालना हो तो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट ऑन द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड
कि जो रशिया और यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट चल रही है तो उससे एक चीज़ हाईलाइट हुई है कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए विदाउट डिपेंडेंस, ठीक है, किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए डिफेंस सिस्टम में। तो वो बोलते हैं कि डिलीवरी होने वाली है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ बात होएगी। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जो शिप है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए 3 सी ट्रायल्स और ऑल आउट एफर्ट्स need to be made so that ship is delivered and commissioned in the 75th year of independence। तो वो वहाँ पे नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे पुरी साहब जी क्या बोल रहे हैं भाई, हरदीप पुरी जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये बोल रहे हैं कि हिपोक्रेसी यहाँ पे कहते देखने को मिल रही है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो बीजेपी रन स्टेट्स हैं, बीजेपी रूल या फिर बीजेपी रन स्टेट्स हैं, वो कहते हैं उनका जो पेट्रोल और डीजल का वैट है वो 14 या फिर 17 जो पेट्रोल है उस पर 14 रुपये वैट, 14.5 रुपये वैट लग रहा है, और जो डीजल है वो 17.5 रुपये वैट लगाया जा रहा है। बट वाइल टैक्सेस स्टेट रूल्ड बाय दी अदर पार्टीज वो लगा रहे हैं 26 रुपये पेट्रोल पे और 32 रुपये डीजल पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेट्रोल का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इस चीज़ को भी अगर मैं छोड़ दूं तो एविएशन जो टर्बाइन फ्यूल है एटीएफ पे भी जो वैट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोज कौन कर रहा है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली। और वो कितना इम्पोज कर रहे हैं, 25% प्लस वैट यहाँ पे वो कहते इम्पोज कर रहे हैं। कहते लेकिन अगर मैं बीजेपी रूल स्टेट्स की बात करूँ, यूपी, नागालैंड, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो चार्ज करे जस्ट 1%, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई इस तरह से अगर आप करोगे तो लोगों के साथ में लोगों का नुकसान है, तो जो वैट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। ये चीज़ किस लाइन्स पे आ रही है, ये जो चीज़ है वो पहले बोली थी मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू GS3। यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात। सेंटर का जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो ये बोल रहा है कि 4 लाख जो नई जॉब्स हैं वो एडिशन हुआ है। ओवर 4 लाख जॉब्स वर क्रिएटेड इन दी फर्म्स विद 10 और मोर वर्कर्स इन 9 सिलेक्टेड सेक्टर इन दी अक्टूबर-दिसंबर 2021। ये चीज़ किसने बोली है, अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री 3rd क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंबर 2 एजुकेशन में, तो ये कुछ सेक्टर्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। और ये जो डेटा है वो किसका है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को जॉब मिल रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है अबाउट, ये देखिए ना सेम आ रहा है, रशिया यूक्रेन है, श्रीलंका बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, इनका कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, बिडेन साहब का। तो इसमें कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं था तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। इसके बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर CCI सेट टू रेड 2 ऑफ द अमेजन टॉप सेलर्स। तो यहाँ पे पता चल रहा था कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है वो फॉलो की जा रही हैं, तो CCI वहाँ पे गया। लेकिन CCI क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए CCI वाला जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू GS2 ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है अमेजॉन वाला, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS3, ठीक है। इसके बारे में अब हम देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे CCI क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2002 में बनती है, जो कि फोर्स में आती है, इफेक्ट में आती है 2003 में, और फुली फंक्शनल होती है 2009 में। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो फॉर्मेशन ऑफ CCI अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। फिर कंपटीशन एक्ट 2007 आता है जो कि मतलब अमेंड करता है कंपटीशन एक्ट 2002 को, जिसकी सारी चीज़ें 2009 में हमने ऊपर भी बताया वो फोर्स में आ जाती हैं। इस चीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है वो रिप्लेस करती है, पहले क्या होता था कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल होता था, तो अभी उन्होंने अमेंड करके इसको रिप्लेस कर दिया विद द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल को, NCLAT, ठीक है जी। इसके फंक्शन या फिर रोल क्या है CCI का, नंबर 1 जो एलिमिनेट करनी है हमने ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती है किस पे, कंपटीशन पे, प्रमोशन पे, सस्टेन कंपटीशन पे, इस तरह से। नंबर 2 द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्स द फॉलोइंग मेजर्स, कंज्यूमर वेलफेयर, फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, डेवलप और नर्चर करना इफेक्टिव रिलेशन को एंड इंटरेक्शन, इफेक्टिवली कैरी आउट करना कंपटीशन एडवोकेसी को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के बारे में, तो यहाँ पे जो सर्ट इन है जिसका नाम है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। सर्ट इन का मतलब है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। तो उन्होंने बोला है कि जितनी भी कोई भी इंटरमीडियरीज हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई भी है, तो अगर वहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट होता है तो उसको विद इन 6 आवर्स ऑफ द डिटेक्शन आपने हमें बताना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
फिर उसके बाद में मानेसर यूनिट्स हिट्स एज हरियाणा रील्स अंडर पावर क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर क्राइसिस है वो बहुत बड़े हो रहे हैं और मानेसर एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे जो मेजर इम्पैक्ट है वो एमएसएमईज पे पड़ रहा है। सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने बता ही दिया कि जो पावर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये जो 8-8 10-10 घंटे के कट लग रहे हैं, तो ये जो कोल क्राइसिस है जिसकी वजह से पावर क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये चीज़ को ठीक करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए सरकार को। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।